गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अब नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अम्ल और अम्ल के व्युत्पन्न, उनकी बनाने की विधियाँ और उनकी विभिन्न क्रियाएं, अभिक्रियाएं। अम्ल और क्षार की समय समय पर बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है एसिड और बेस की, लेकिन जो सामान्य परिभाषा हमारे ध्यान में आती है वो है कि वो पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं अम्ल कहलाते हैं, और OH- मुक्त करते हैं तो वो क्षार कहलाते हैं। एसिड जो H+ रिलीज़ करते हैं। अम्ल ऑर्गेनिक के रेफरेंस में हम अम्ल को पढ़ें तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अम्ल क्या है और उसको प्रभावित करने वाला कारक, उसकी सामर्थ्य को, उसकी कैपेसिटी को, उसकी स्ट्रेंथ को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक समूह जिसमें कि H+ निकलता है, उसका कारण उसके साथ जुड़े हुए अधिक विद्युतऋणी ऑक्सीजन एटम होते हैं। इनकी अधिक विद्युतऋणता के कारण ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके मध्य में होता है, लोन पेयर नहीं, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कुछ मात्रा में ये बंध के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होते हैं। तो जहाँ भी इसे संभावना मिलती है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन द्वारा खींच लिए जाते हैं और ये H बाहर H+ के रूप में निकल जाता है। अब ये जो खींचने का क्रम है इलेक्ट्रॉन्स का, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन खींच रहा है, और इधर क्योंकि एक ऑक्सीजन है जो कि द्विबंधित है, इस द्विबंध की वजह से ये ऑक्सीजन और ज़्यादा तीव्रता से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और इसी कारण ये H+ बाहर निकल जाता है। इसके निकलने के बाद में जो समूह बचता है C+O और O पर एक ऋण आवेश, ये अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है और इसीलिए अम्ल की सामर्थ्य H+ रिलीज करने की अनुनादी स्थायित्व की वजह से और बढ़ जाती है। अब इसकी जो सामर्थ्य है, किसी भी अम्ल की जो स्ट्रेंथ है, उसको जो कारक प्रभावित करते हैं उनमें एक कारक है +I और -I प्रभाव रखने वाले कार्बन पर जुड़े हुए समूह। यदि इस कार्बन पर यहाँ पर कोई ऐसा समूह जुड़ा है जो कि जैसा आप यहाँ देख सकते हैं CH3 समूह एक +I इफेक्ट रखने वाला, +I और -I इफेक्ट क्या है? विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता किसी भी मॉलिक्यूलर ग्रुप की अगर इंडक्टिव इफेक्ट जिसे कहते हैं हम, प्रेरणीय प्रभाव, विद्युत ऋणता ने प्रेरणीय प्रभाव, अगर किसी भी परमाणु का प्रेरणीय प्रभाव +I है, इसका तात्पर्य यह है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दूसरी तरफ शिफ्ट करता है। उसकी वजह से इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर इसमें कोई समूह यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित करने वाला, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला जो गुण होता है वो कुछ मात्रा में कम हो जाता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि मुझे 4 रुपये चाहिए और कोई मुझे उसमें से 3 रुपये देता है तो सिर्फ 1 रुपये के लिए मेरा आकर्षण रह जाता है, बाकी 3 के लिए कम हो जाता है। सेम स्थिति यहाँ पर है। इसको इलेक्ट्रॉन की, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता अधिक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उपस्थित CH3 समूह इनको इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है, इसलिए ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की इनकी प्रवृत्ति कुछ कम हो जाती है। इसकी वजह से +I प्रभाव रखने वाले जितने भी समूह हैं वो COH समूह की जो अम्ल सामर्थ्य है H+ रिलीज़ करने की सामर्थ्य को कम कर देते हैं। अब दूसरा हम देखें उदाहरण, यहाँ पर एक कोई ऐसा समूह जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, फॉर एग्जांपल Cl, क्योंकि ये Cl परमाणु अधिक विद्युत ऋणी है इसलिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता है और इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से अब ये ऑक्सीजन से भी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और क्योंकि अब इस इलेक्ट्रॉन की अधिक विद्युत ऋणता की वजह से इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच करके इस H+ को बहुत आसानी से मुक्त कर देते हैं। तो +I इफेक्ट रखने वाला कोई भी समूह एसिड समूह की सामर्थ्य को, उसकी H+ आयन देने की कैपेसिटी को कम करता है, जबकि -I प्रभाव रखने वाला कोई भी समूह अगर उसमें जुड़ा हुआ है पूरे मॉलिक्यूल में तो वो इलेक्ट्रॉन H+ आयन को रिलीज़ करने की सामर्थ्य को बढ़ाता है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराटोलुइक एसिड वीक एसिड है एज़ कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप इसे सॉल्व करके बताएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना करके बताएंगे कि बेंजोइक अम्ल प्रबल है एज़ कम्पेयर टू तुलनात्मक रूप से पैराटोलुइक अम्ल से प्रबल कैसे है। अब चलिए इसके आगे हम चलते हैं। विभिन्न रिएक्शंस जो हम पहले पढ़ लेते हैं कि जो विभिन्न अभिक्रियाएं हैं वो जो मेन अभिक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एस्टरीकरण। ये अभिक्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है जिसके द्वारा हम लेबोरेटरी में भी अम्ल का परीक्षण करते हैं। लैब में हम क्या करते हैं, पदार्थ लिया, हमें अगर अम्ल दिया हुआ है पदार्थ तो उसको हम कैसे जांचें कि ये दिया गया पदार्थ अम्ल है। तो हम जो पदार्थ है वो लेते हैं, उसमें हम थोड़ी सी मात्रा में इथेनॉल डालते हैं, फिर उसमें हम कुछ बूंदें सांद्र H2SO4 की डाल करके उसे हल्का गर्म करते हैं तो उसमें से हमें फ्रूटी स्मेल आने लगती है, फ्रूट जैसी, फलों जैसी गंध, मीठी मीठी गंध आने लगती है। तो ये एस्टरीकरण अभिक्रिया ही वहाँ पर संपन्न होती है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डाला और हमने यहाँ पर माध्यम को अम्लीय करके गर्म किया तो हमें ये एस्टर प्राप्त होता है जो कि मीठी स्मेल देता है। ये एस्टर प्राप्त करना हम दोनों विधियों से दोनों माध्यम में कर सकते हैं, अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम, दोनों में ये अभिक्रिया की जा सकती है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि दोनों माध्यम में आप देखें, यहाँ पर हम देख सकते हैं अम्लीय माध्यम में सबसे पहले जो अम्ल होता है वो इस तरह से हमें कार्बोनियम आयन बना के देता है। ये कार्बोनियम आयन फिर इथाइल अल्कोहल या जो भी अल्कोहल हमने लिया है उससे अभिक्रिया करके इस तरह से हमें ऑक्सोनियम आयन बना के देता है और उसमें से फिर हाइड्रोजन निकल जाती है और एस्टर का हाइड्रोजन निकलने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में आप देखें यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल गया और ये हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं अम्लीय माध्यम में किसी भी एक कार्बन पर यदि दो इस तरह से OH समूह लगते हैं तो वो अस्थायी होता है। इसलिए अब यहाँ पर इस अम्लीय माध्यम की वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला है, ये कार्बोनियम आयन बना है और इसने फर्दर एक H+ रिलीज़ कर दिया है तो इसकी वजह से हमें ये एस्टर प्राप्त होता है। अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में दोनों में ही ये अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। हम फिलहाल देख रहे हैं एसिड समूह की कुछ विशेष अभिक्रियाएं, जो जितने भी एसिड्स हम आगे पढ़ेंगे, ये एक एग्जाम्पल है एसिड का और कई एसिड्स पढ़ेंगे, उनमें सब में ये सामान्यतः ये अभिक्रियाएं होती है। एस्टरीकरण अभिक्रिया मुख्यतया लेबोरेटरी में एसिड का परीक्षण करने के लिए भी या अल्कोहल का परीक्षण करने में भी काम में ली जा सकती है। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखते हैं एमाइड का निर्माण, जिसमें कि इसकी अभिक्रिया हम अमोनिया से कराते हैं। तो पहले स्टेप में यहाँ पर अमोनिया लवण बन जाता है और उसके पश्चात ये वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करके और एमाइड बना देता है। ये अभिक्रिया हम जब गर्म करते हैं तब संपन्न होती है। इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं रिएक्शन, इसकी अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे हम एसिड हैलाइड की, तो उसमें हमें एसिड हैलाइड इस RCOCl, जहाँ पर हमने OH को Cl से रिप्लेस किया है तो हमें एमाइड मिलता है। चलिए इसके नेक्स्ट हम देखते हैं एसिड हैलाइड्स का बनाना एसिड से। ये जनरल रिएक्शंस हम स्टडी कर रहे हैं, फिर हम इसके बाद में जो हमारे कोर्स में डाइबेसिक एसिड्स हैं और उसके अलावा उसके व्युत्पन्न हैं वो पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखें अम्ल एसिड फास्फोरस ट्राइहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ में या थायोनाइल क्लोराइड के साथ में यह अभिक्रिया आसानी से हो सकती है, जो हम अम्ल हैलाइड बनाते हैं। अम्ल की जब हम PX3 से रिएक्शन कराते हैं तो H3PO3 बाहर निकल जाता है। इसमें हमें 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं एसिड के, लेकिन अगर हम PX5 से कराएं तो एक ही मॉलिक्यूल में और POX3 निकल जाता है। ये हम अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि PX5 एक बहुत अच्छा रिएक्टिव रिएजेंट है जो बहुत आसानी से अभिक्रियाएं दे सकता है। इसी तरह से थायोनाइल क्लोराइड से भी अभिक्रिया कराते हैं हम, तो हमें थायोनाइल क्लोराइड से
एसिड हैलाइड्स हमें मिल जाते हैं। चलिए, डाई बेसिक एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स जिनमें कि 2 कार्बोक्सिलिक समूह लगे हुए हों वो द्विक्षारकीय अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पर आपको पूरी एक लिस्ट दी गई है जो द्विक्षारकीय अम्ल की। सबसे पहले ऑक्सैलिक अम्ल जिसमें 2 COH समूह, फिर मेलानिक अम्ल, सक्सीनिक अम्ल, एक CH2 समूह इनमें आगे जुड़ता जा रहा है, और ग्लूटारिक अम्ल और एडिपिक अम्ल। ये सभी अम्ल द्विक्षारकीय अम्ल हैं। यहाँ पर आपको दूसरे कुछ सक्सीनिक अम्ल और मेथिल में कई सारे क्षारकीय अम्ल और भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्य जो सहज सरल डाइबेसिक एसिड्स हैं वो ये हैं: ऑक्सैलिक, मेलानिक, सक्सीनिक, ग्लूटारिक और एडिपिक एसिड्स। चलिए, अब हम सबसे पहले देखते हैं ऑक्सैलिक एसिड के बनाने की विधि। सामान्य देखते हैं हम कि हम इन डाइबेसिक एसिड्स को कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली स्टेप ग्लाइकॉल, और ये हम सब जानते हैं जब हम अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीकरण करते हैं तो पहली स्टेप में एल्डिहाइड बनता है और दूसरी स्टेप में वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब हम अपनी पिछले चैप्टर्स में जिसमें हमने अल्कोहल पढ़ा है और एल्डिहाइड्स एंड कीटोन पढ़ा है उनमें हम देख सकते हैं। तो कार्बनिक रसायन में पदार्थों के बनाने की विधि, किसी एक पदार्थ के बनाने की विधि किसी दूसरे पदार्थ की अभिक्रिया या प्रॉपर्टी हो सकती है। यहाँ पर हम ग्लाइकॉल हमने पहले पढ़ा था, उसमें हमने ग्लाइकॉल की प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था, और अब यहाँ पर ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधि में आ रहा है। ग्लाइकॉल जिसको हमने कि डाइक्रोमेट या HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराया है तो हमें ऑक्सैलिक अम्ल मिल रहा है। इसी तरह से हम इससे हायर वाले डायोल्स ले लें तो हमें हायर वाले एसिड्स, डाइबेसिक एसिड्स मिल जाएंगे। चलिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। डाई हेलो एल्केन का हम लेकर के और उसका KCN से रिएक्शन कराते हैं। जैसे कि हमने डाइब्रोमो एथिलीन लिया है और उसकी हमने KCN से रिएक्शन कराई है। फर्स्ट स्टेप में हमें दोनों ब्रोमीन ट्वाइस KBr बाहर निकल जाएगा और हमें यहाँ पर 2 KBr के अणु बाहर निकलेंगे और यहाँ पर हमें 2 साइनाइड ग्रुप जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम इसका जल अपघटन कर दें तो साइनाइड ग्रुप जल अपघटन के द्वारा COH में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से अगर हम सिंगल हेलो से बनाएं तो हमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल KCN का चाहिएगा और फिर हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग जो हम यहाँ पर समूह लेंगे, जितने CH2 लेंगे उतना ही हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलिए, इसके आगे नेक्स्ट हम देखते हैं हैलोजनीकृत जो एसिड्स हैं उनकी हम सिल्वर से अभिक्रिया कराते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड हैलोजनीकृत कोई सा भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर क्लोरो भी ले सकते हैं, ब्रोमो भी ले सकते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग हमें एल्काइल हैलाइड सिल्वर हैलाइड बाहर मिल जाएगा AgBr AgCl, और यहाँ पर हमें डाइमरिक एसिड मिल जाएगा। इसके आगे नेक्स्ट हम देखें अनसैचुरेटेड डाई एसिड्स को हम सैचुरेशन के द्वारा सिंपल बना सकते हैं। जैसे कि हमने लिया मैलिक और मैलेइक दोनों अलग अलग एसिड्स हैं, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। हमने ऊपर देखा था मैलिक एसिड एंड मेलानिक एसिड और मैलाइक एसिड, तीनों अलग अलग एसिड्स हैं, कंफ्यूज ना होए। मैलेइक अम्ल में यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इसका हम रिडक्शन करते हैं, अपचयन करते हैं निकल और हाइड्रोजन की उपस्थिति में, तो हमें सक्सीनिक एसिड मिलता है। इसी तरह से हम आगे चलें, अगर हम किसी अल्कोहल युक्त समूह ले लें तो उसमें जो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमने इसकी HI से रिएक्शन करवाई है तो हमें आयोडीन और वाटर बाहर मिल रहा है और यहाँ पर हमें सक्सीनिक एसिड प्राप्त हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें डाई हेलो एल्केन्स की मैग्नीशियम से रिएक्शन करा के हम इस तरह से डाई मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने पढ़ा है, उसी का ये डाइमरिक फॉर्म है और यहाँ पर ये दिख रहा है हमें। तो इससे हम आगे चलें, अगर हम इसको
कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ CO2 ऐड हो जा रही है और फिर हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया है तो हमें ये एसिड मिल गया है। और MgBrOH जो जनरली जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी किसी भी अभिक्रिया में ये बाहर निकलता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये देख लेते हैं हम इसके आगे साइक्लिक कीटोन्स के ऑक्सीडेशन से भी हमें डायमरिक एसिड्स मिल जाते हैं। ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो करके इसका हमने ऑक्सीकरण किया है, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा और हमें डायमरिक एसिड मिलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन देखें, HNO3 के साथ में हमें डायमरिक एसिड मिल जाता है। मेलानिक एस्टर हम आगे हमारे कोर्स में है या शायद आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, सेकेंड ईयर में ये आपके कोर्स में है। रिएक्टिव मेथाइलिन ग्रुप्स जो होते हैं उनकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत रेडिली रिएक्शन देते हैं। इसमें कार्बेनायन बनता है और इसकी अभिक्रिया के द्वारा हम कई सारे अनेक उत्पाद बना सकते हैं। उनमें से एक उत्पाद है डायमरिक एसिड। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने डाइब्रोमोएथिलीन की रिएक्शन करवाई है मेलानिक एस्टर के साथ में, सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलानिक एस्टर है ये। और यहाँ अभिक्रिया करने पर 2 मॉलिक्यूल हमारे यहाँ से NaBr के निकल जा रहे हैं। ये CH2 यहाँ पर जुड़ गया। उसके बाद में हम इसको हीट करते हैं, ये दिख रहा है आपको। और इसके बाद में ये मॉलिक्यूल हमें मिला है। इसको जब हम आगे हीट करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और हमें प्राप्त होता है, मैं यहाँ बना देती हूँ, ये हमें प्राप्त होता है हीट करने से। और फर्दर क्योंकि एक ही कार्बन परमाणु पर 2 COH समूह लगे हुए हैं, इसलिए हीट करने पर इसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके ये CH2OH और ये CH2OH में बदल जाता है। चलिए इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।